everyone, welcome back to my channel Learning with Pace. क्लास 12th फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 7 आज डिस्कस करेंगे एंड द चैप्टर नेम इज द इंटरव्यू एंड इस चैप्टर के ऑथर हैं क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। ये जो वर्ड है इंटरव्यू, ये आपने सुना भी होगा, यू मस्ट बी familiar with this and you must have seen or watched some interviews also। जैसे कि अगर आपको कोई सेलिब्रिटी पसंद है, कोई एक्टर एक्ट्रेसेस पसंद है, तो आपने उनके इंटरव्यू तो देखे ही होंगे, राइट? या आपने किसी पॉलिटिशियन का इंटरव्यू देखा होगा। तो इंटरव्यू दो या दो लोगों से ज़्यादा के बीच में कंडक्ट होता है। अब इंटरव्यू में क्या होता है, एक तो वो होता है जो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, द वन हु आस्क्स क्वेश्चंस, जिसको हम कहते हैं इंटरव्यूअर। और एक वो होता है हु इज बीइंग क्वेश्चनड, जिससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनको हम बोलते हैं इंटरव्यूई। जैसे कि आप अगर किसी जॉब के लिए अप्लाई करने जाएं तो आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, तो जो पैनल में बैठकर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे वो हैं इंटरव्यूअर, और आप एज एन इंटरव्यूई जाएंगे, ठीक है? तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप क्या होंगे, इंटरव्यूई होंगे। ये जो चैप्टर है द इंटरव्यू, इसमें क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर बहुत सारी चीजें बताते हैं कि इंटरव्यू क्यों इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू के रिगार्डिंग लोगों के क्या क्या व्यूज हैं। ये सब चीजें हम यहां पढ़ेंगे। क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ये बताते हैं कि अलग अलग लोगों के, अलग अलग सेलेब्स के क्या क्या व्यूज हैं रिगार्डिंग इंटरव्यूज। इसके अलावा इन्होंने फर्स्ट पार्ट में ये बताया है कि इंटरव्यूज कैसे, हाउ इट इज कंडक्टेड, कैसे कंडक्ट किए जाते हैं, कौन कौन से मेथड्स के थ्रू इंटरव्यूज कंडक्ट किया जाता है, लोगों ने इंटरव्यूज के रिगार्डिंग अपने क्या ओपिनियन बना रखे हैं, या इंटरव्यूज के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ये सब आपको फर्स्ट पार्ट में पता चलेगा। फिर एक सेकंड पार्ट भी है इसी चैप्टर का, जिसमें आपको एक्चुअल इंटरव्यू देखने को मिलेगा। अब वो एक्चुअल इंटरव्यू किसके बीच में है? एक मुकुंद हैं जो कि हैं जर्नलिस्ट एक मुकुंद है जो कि एक जर्नलिस्ट द हिंदू में, एंड ही इज टेकिंग इंटरव्यू ऑफ अ प्रोफेसर। उनका नाम क्या है? अम्ब्रेटो इको, ठीक है? इन दोनों का एक्चुअल इंटरव्यू पार्ट 2 में दिखाया गया है। तो हम अब चैप्टर शुरू करते हैं। द इंटरव्यू इज फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन ऑफ इंटरव्यूज एडिटेड बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। एक्चुअली जो ये चैप्टर है ना, द इंटरव्यू, इट इज एन एक्सर्प्ट, मतलब ये एक छोटा सा स्मॉल पीस है बहुत बड़ी बुक का। और वो बुक क्या कौन सी है? द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज, जिसको किसने एडिट किया? क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने। क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर was born in the year of 1959 and he was a student of history at Peterhouse, Cambridge। तो क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर एक हिस्ट्री स्टूडेंट रह चुके हैं and he was the reporter for Private Eye for 10 years and has written features for Vanity Fair। So क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर एक रिपोर्टर भी रह चुके हैं प्राइवेट आई के लिए, एंड कितने सालों तक? 10 years तक। इन्होंने एक मैगजीन है वैनिटी फेयर, उसमें भी काफी कुछ लिखा है। Following is an excerpt taken from his introduction to the Penguin Books of Interviews and Anthology from 1859 to the present day। Actually, this is the full name of the book, ठीक है? और एंथोलॉजी का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रिटन वर्क, कलेक्शन ऑफ रिटन वर्क, राइट? तो ये जो बुक है पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज एंड एंथोलॉजी फ्रॉम 1859 टू द प्रेजेंट डे, इसका एक्सर्प्ट है द इंटरव्यूज। इतनी बड़ी बुक का एक छोटा सा पार्ट है द इंटरव्यूज। अभी हम सबसे पहले यहां पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे। Since its invention a little over 130 years ago, the interview has become a commonplace of journalism। इन्वेंशन का मतलब होता है द डेट ऑफ ऑरिजिन, मतलब कोई चीज कब इन्वेंट हुई, कब डिस्कवर हुई। कॉमन प्लेस का मतलब होता है ऑर्डिनरी,
जर्नलिज्म का मतलब क्या होता है? जिसमें इंटरव्यू लिया जाता है जर्नलिज्म में, एंड उस इंटरव्यू को मैगजीन्स या न्यूज़पेपर्स में छाप दिया जाता है। अब यहाँ पर किस इन्वेंशन की बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है इंटरव्यू के बारे में, कि इंटरव्यू का जो प्रोसेस है ना जर्नलिज्म में, वो 130 सालों से चलता आ रहा है। एंड इंटरव्यू जर्नलिज्म में एक कॉमन प्लेस रखता है। दैट मीन्स कि इंटरव्यू के बिना जर्नलिज्म कंप्लीट ही नहीं है। और इंटरव्यू का प्रोसेस लगभग 130 सालों से चलता आ रहा है। सो टुडे almost everybody who is literate will have read an interview at some point in their lives. फिर आगे क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर कहते हैं कि जो लिटरेट पीपल हैं, जिनको पढ़ना लिखना आता है, उन्होंने कहीं ना कहीं इंटरव्यू तो रीड ज़रूर किया ही होगा अपनी ज़िंदगी में। While from the other point of view, several thousand celebrities have been interviewed over the years, some of them repeatedly. फिर वो कहते हैं कि कुछ सेलिब्रिटीज़ तो ऐसे हैं जिनका बहुत बार इंटरव्यू लिया गया है ओवर द ईयर्स, एंड कुछ ऐसे हैं 1000 सेलिब्रिटीज़ में से जिनको बार बार इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जिनका रिपीट मोड पर इंटरव्यू लिया जाता है। So it is hardly surprising that opinions of the interview, of its functions, methods and merits vary considerably. Vary मतलब अलग अलग। अब यहाँ और considerably का मतलब होता है at the large extent। तो यहाँ ये बताया गया है कि अगर इंटरव्यू के फंक्शन की बात आए, फंक्शन मतलब कि इंटरव्यू कैसे कंडक्ट किया जाता है, मेथड्स की बात आए कि भाई इंटरव्यू में कैसे कैसे इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, या फिर इंटरव्यू में कौन कौन से मेथड से इंटरव्यू लिया जाता है, मेरिट्स का मतलब होता है एडवांटेजेस, बेनिफिट्स, कि इंटरव्यू के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अगर हम इन तीनों चीज़ों की बात करें, फंक्शन, मेथड्स एंड मेरिट्स, तो इसके रिगार्डिंग लोगों के ओपिनियन वेरी करते हैं, मतलब लोगों के ओपिनियन अलग अलग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इंटरव्यू पसंद आता है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इंटरव्यू नहीं पसंद आता। यहाँ पर क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर वही बात कर रहे हैं कि लोगों के ओपिनियन वेरी करते हैं, मतलब लोगों के ओपिनियन अलग अलग हैं रिगार्डिंग इंटरव्यू। सम माइट मेक क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम्स, एक्स्ट्रावेगेंट मतलब एग्जेजरेशन फॉर्म में, या इलेबोरेटिव क्लेम्स। सो सम माइट make quite extravagant claims for it as being in its highest form a source of truth and in its practice an art. क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर यहाँ कहते हैं कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम करते हैं, मतलब एग्जेजरेशन में ये क्लेम करते हैं कि इंटरव्यू ना एक आर्ट है, इंटरव्यू एक कला है, और ये कला में आप कब समृद्धि प्राप्त कर लेते हैं? जब आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं। मतलब इंटरव्यू क्या है? एक आर्ट है। इस आर्ट में आप तभी सक्सेस होते हैं जब आप प्रैक्टिस करते हैं, और इंटरव्यू की अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने हाईएस्ट फॉर्म में चले जाते हैं, और इंटरव्यू के थ्रू यू कैन एक्सट्रैक्ट द ट्रूथ। मतलब इंटरव्यू के थ्रू आप किसी से भी सच्चाई उगलवा सकते हैं। लेकिन इंटरव्यू एक ऐसी आर्ट है, जब आपने जितनी ज़्यादा ये प्रैक्टिस की होती है उतना ही ज़्यादा आप इसमें सक्सेसफुल होते हैं, और उतनी ही सच्चाई आप सामने वाले से निकलवा सकते हैं। अदर्स, यूजुअली सेलिब्रिटीज who see themselves as its victims, might despise the interview as an unwarranted intrusion into their lives. विक्टिम्स का मतलब होता है व्हेन यू हैव बिकम अ प्रे, मतलब आप जब किसी चीज का शिकार हो गए हों। डिस्पाइज का मतलब होता है जब आपके मन में किसी चीज के लिए बहुत ही ज्यादा हेट हो। एंड अनवारंटेड का मतलब होता है जो इलीगल हो, जो आपकी परमिशन के बिना हो, ऐसे काम को अनवारंटेड कहते हैं। इंट्रूशन का मतलब होता है व्हेन यू ट्राई टू इन्वेड इनटू अदर्स प्रिवेसी, जब आप किसी की प्राइवेट लाइफ में इन्वेड करते हैं या उसकी प्राइवेट लाइफ में झांकने की कोशिश करते हैं, उसे इंट्रूजन
कहते हैं। एंड अनवारंटेड इंट्रूजन का मतलब क्या हुआ, जब आप किसी के परमिशन के बिना उसकी प्राइवेट लाइफ में जाते हैं उसे अनवारंटेड इंट्रूजन कहते हैं। अब यहाँ हमारे ऑथर क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर कहते हैं कि कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जिनको इंटरव्यू से बहुत ही ज़्यादा डिस्पाइज है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हेट है, क्योंकि उनको ये लगता है कि वो इंटरव्यू में एक विक्टिम है, वो एक प्रे बन चुके हैं इंटरव्यू का, वो एक शिकार बन चुके हैं इंटरव्यू का। ऐसा उनको क्यों लगता है? उनका ये मानना है कि इंटरव्यू में उनके साथ अनवारंटेड इंट्रूजन होता है, मतलब उनकी प्राइवेसी जो है उसको इन्वेड किया जाता है, उनसे पर्सनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी ऐसी लाइफ शेयर कर दी जाती है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जिसे वो पर्सनल रखना चाहते हैं। एंड दीज सेलिब्रिटीज दे फील दैट इट्स समहाउ डिमिनिशिंग देम। अब डिमिनिशिस का मतलब क्या होता है? खत्म कर देना एकदम। सेलिब्रिटीज को यह भी लगता है कि उनकी जब प्राइवेट लाइफ को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दिया जाता है तो उससे इनकी जो इमेज है वो खत्म हो जाती है, उनकी वैल्यू खत्म हो जाती है। क्योंकि देखो हर एक की लाइफ में कुछ सीक्रेट्स होते हैं, राइट? तो कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जिनको रहता है कि भाई हमारी पर्सनल लाइफ बाहर ना आए, लेकिन इंटरव्यू के दौरान या तो उनसे सच्चाई उगलवा ली जाती है या फिर उनकी सच्चाई जो है किसी और से पता करवा ली जाती है, फिर वो चीज़ पब्लिक प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दी जाती है। तो इन सेलिब्रिटीज़ को ये लगता है कि इससे उनकी इमेज डिमिनिश हो गई, इससे उनकी इमेज खराब हो गई। जो इमेज इन्होंने इतने सालों में बनाई वो एक इंटरव्यू से इनकी इमेज खराब हो गई, ठीक है? तो सेलिब्रिटीज़ को कई बार ये लगता है कि इनका मजाक बन रहा है इंटरव्यू में और इनकी प्राइवेट लाइफ को पब्लिक कर दिया जाता है इनकी बिना मर्जी के। जस्ट एज इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स का मतलब एंशियंट टाइम पीरियड की यहाँ बात हो रही है, पुराने टाइम पीरियड की। इट इज बिलीव्ड दैट इफ वन टेक्स अ फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट ऑफ समबडी देन वन इज स्टीलिंग दैट पर्सन्स सोल। अब यहाँ पर एक प्रिमिटिव कल्चर के बिलीफ की बात की गई है, मतलब कि पहले के टाइम पर कैसा बिलीफ था लोगों का बिलीफ ये था कि अगर किसी पर्सन की आप फोटो लेते हैं, ठीक है, अगर किसी की आप फोटो ले लेते हैं दैट मीन्स उस पर्सन की आपने सोल चुरा ली, राइट? क्योंकि ये माना जाता था कि कैमरा जो है ना, कैमरा दैट टेक्स द टोल ऑन योर सोल, मतलब कैमरास जो होते हैं वो आपकी आत्मा चुरा लेते हैं। अब यहाँ पर तो ये बात कही है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करती हूँ और इसके ऊपर ना एक्चुअली एक स्टडी भी हुई थी, एक रिसर्च भी हुई थी, उससे भी मैं लिंक करके आपको ये लाइन समझाने की कोशिश करूंगी, फिर आपको समझ आएगा कि यहाँ पर इस चीज़ का मतलब क्या है कि किसी इंसान की फ़ोटो खींच ली और आपने उस फोटो के थ्रू उस इंसान की सोल भी जो है स्टील कर ली। देखो पहले के ज़माने में एंड इनफैक्ट रिसर्च ने, जिन्होंने भी ये रिसर्च की थी, ये कहा कि हर एक पर्सन का अपना एक ओरा होता है। आपने ओरा तो वर्ड सुना होगा कि मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी होती है आपके आसपास, राइट? देखो सारा खेल एनर्जी का ही है ना? आपकी आत्मा भी एक एनर्जी ही है। तो ऐसा माना जाता है कि हर पर्सन के आसपास उसका एक ओरा होता है, लेकिन जब आप उस पर्सन की फोटो क्लिक कर लेते हैं, उस फोटो के थ्रू आप उस पर्सन की एनर्जी या उसका ओरा भी खींच लेते हैं, और ओरा या एनर्जी ही आपकी आत्मा है, राइट? और ये जो ओरा होता है इसको हील होने में बहुत टाइम लगता है, आपकी सोल को वापस आने में बहुत टाइम लगता है। सो ऐसा कहा जाता था पहले के टाइम पे कि हर इंसान का ओरा खिंच जाता है एक फोटो के थ्रू। जैसे कि आपने किसी की फोटो ली तो आपने उसकी जो है ओरा अपनी तरफ कैच कर लिया, आपने उस पर्सन की सोल को चुरा लिया, ऐसा माना जाता था। एंड इनफैक्ट इस पर ना एक स्टडी भी हुई थी, ये जो प्रिमिटिव कल्चर के बिलीफ हैं, तो इस पर एक स्टडी हुई थी और स्टडी में भी ये पाया गया कि जो इंसान हर टाइम फोटो क्लिक करवाता रहता है वो लास्ट में एम्प्टी रह जाता है, मतलब वो खाली रह जाता है, क्योंकि उसकी सोल उसे छोड़कर चली जाती है। वी.एस. नायपॉल फील्स
that some people are wounded by interviews and lose a part of themselves. तो सबसे पहले बात करेंगे हम कि वीएस नायपॉल हैं कौन. ठीक है, वीएस नायपॉल एक कॉस्मोपॉलिटन राइटर थे एंड इन्होंने ट्रैवल बुक्स लिखी हैं, डॉक्यूमेंट्री वर्क्स लिखे हैं, जिसमें इन्होंने इंडिया के बारे में बताया हुआ है. इंडिया में ना इनके एंसेस्टर्स रहते थे एंड इन्होंने इंडिया के बारे में प्रॉपर रिसर्च की और अपना इम्प्रेशन, अपने व्यू पॉइंट इन्होंने अपने वर्क में बताए हैं. इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है लिटरेचर में, और कब मिला था? 2001 में. वीएस नायपॉल ने ये कहा कि जो इंटरव्यूज़ होते हैं ना, इंटरव्यूज़, इससे आप क्या करते हैं, आप एक पर्सन को वूंड कर देते हैं. वूंड का मतलब क्या है? आप उसे चोट पहुंचा देते हैं एंड आप उस इंसान की जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आप उसका एक हिस्सा उससे छीन लेते हैं. अब देखो, जैसे सपोज करो आपकी अपनी एक पर्सनल लाइफ, आपकी फैमिली और आपकी एक पर्सनल लाइफ है ना. आप नहीं चाहते कि आपकी फैमिली की बातें बाहर आएं, लेकिन आपका अगर कोई इंटरव्यू ले और कुछ ऐसे सवाल आपसे पूछ ले जो आप नहीं चाहते कि आपसे कोई पूछे, तो आपको चोट पहुंचेगी ना उस सवाल से, आपको बुरा भी लगेगा. और अगर आप उस चीज़ का आंसर दे दोगे, अपनी प्राइवेट लाइफ का आंसर दे दोगे, तो आपको ये लगेगा कि आपने एक अपना हिस्सा किसी और को शेयर कर दिया. सो ऐसे ही वीएस नायपॉल का कहना है कि जिनका इंटरव्यू लिया जाता है वो लोगों को चोट पहुंचती है इंटरव्यू से एंड उनका एक हिस्सा उनसे दूर हो जाता है. फिर बात करेंगे लुइस कैरोल के बारे में. लुइस कैरोल वॉज द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड. वॉज सेड टू हैव हैड अ जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर. लुइस कैरोल एक ऐसे क्रिएटर थे, मतलब एक ऐसे ये राइटर थे, और इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? एलिस इन द वंडरलैंड. और इनको ना इंटरव्यूअर से हॉरर था. हॉरर मतलब इनको एक अजीब किस्म का डर लगता था इंटरव्यूअर से. ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड. इन्होंने कभी भी इंटरव्यू देने के लिए अपनी हाँ नहीं भरी है. कंसेंटेड का मतलब होता है अग्रीमेंट. It was his horror of being lionized which made him thus repel would-be acquaintances, interviewers, and the persistent petitioner for his autograph, and he would afterwards relate the stories of his success in silencing all such people with much satisfaction and amusement. अब यहाँ ये बताया कि जो लुइस कैरल थे ना, उनको ना तो इंटरव्यूज देना पसंद था, ना उन्होंने कभी अग्री किया कि वो कभी इंटरव्यू देंगे, राइट. उनको लायनाइज्ड होने से भी डर लगता था. इसका मतलब क्या है कि वो पब्लिक अटेंशन से भी डरते थे. लायनाइज्ड का मतलब होता है पब्लिक अटेंशन. और लुइस कैरोल ऐसे राइटर थे जिनको था कि कभी उनको पब्लिक अटेंशन भी ना मिले, उससे भी उनको एक हॉरर था, एक डर था. और यही चीज़ उनको सबसे दूर करती गई और वो सबसे दूर भागते गए. जैसे कि उन्होंने अपने आप को रिपेल कर लिया, दूर कर लिया एक्वेंटेंसेस से, मतलब जितने भी उनके जान पहचान के लोग थे उनसे, इंटरव्यूअर्स से, एंड उन सब लोगों से जो उनका ऑटोग्राफ चाहते थे. इन सब लोगों से लुइस कैरोल अलग हो गए थे. एंड लास्ट में मतलब ये क्या होता था, क्योंकि इनके बारे में फिर बोला जाता था कि ये कभी इंटरव्यू देना पसंद नहीं करते, ये वो, इनके बारे में जब बातें बनाई जाती थी तो ये ऐसे लोगों को अपनी सक्सेस से चुप करा दिया करते थे और इससे इनको बहुत सेटिस्फैक्शन एंड अम्यूजमेंट मिलता था. अम्यूजमेंट का मतलब होता है इंजॉयमेंट. आगे हम बात करेंगे रुडयार्ड किपलिंग के ओपिनियन के बारे में. तो एक बार इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं. ये एक प्रोलिफिक राइटर थे एंड ही हैज़ रिटन वर्क्स फॉर द कॉमन सोल्जर. इनकी एक बुक है जंगल बुक, वो काफ़ी फेमस हुई थी. इसमें किसकी स्टोरी है? किम्बल ओहारा की. एंड उसके एडवेंचर के बारे में बताया है कि उसका कैसा एडवेंचर था हिमालयाज पे. तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है इनके बारे में. रुडयार्ड किपलिंग expressed an even more condemnatory attitude towards the interviewer. रुडयार्ड किपलिंग ने तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से इंटरव्यू को कंडेम किया है कि इंटरव्यू नहीं होने चाहिए. हिज वाइफ कैरोलीन राइट्स इन हर डायरी फॉर 14th October 1892 that their day was wrecked by two reporters from Boston.
देखो, रूडयार्ड किपलिंग जो थे, इनको इंटरव्यू नहीं पसंद था, इन्होंने तो बहुत उसकी बुराई की, बहुत निंदा की इंटरव्यू की। और इनकी जो वाइफ थी कैरोलीन, इन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि भाई जब ये बोस्टन में थे, जब कैरोलीन एंड रूडयार्ड किपलिंग इनके हस्बैंड जब बोस्टन में थे, तो इनके टाइम को, इनके उस मोमेंट को किसने खराब किया? 2 रिपोर्टर्स ने, क्योंकि वो रिपोर्टर्स इनका इंटरव्यू लेने आए। तो ये चीज़ कैरोलीन एंड रूडयार्ड किपलिंग को अच्छी नहीं लगी। और इन्होंने ये डायरी में कब लिखा? 14 अक्टूबर 1892 में। शी रिपोर्ट्स हर हस्बैंड एज सेइंग टू द रिपोर्टर्स, why do I refuse to be interviewed? Because it is immoral, it is a crime, just as much of a crime as an offense against my person as an assault, just as much merits punishment. It is cowardly and vile. No respectable man would ask it, much less give it. अब यहाँ पर उन्होंने अपनी डायरी में ये भी लिखा कि उनके जो हस्बैंड थे, उन्होंने इन रिपोर्टर्स को क्या कहा, मतलब रूडयार्ड किपलिंग ने इन रिपोर्टर्स को क्या बोला? इन्होंने कहा कि मुझे इंटरव्यू देने से क्यों मना करना चाहिए, क्योंकि ये इमोरल है, मतलब ये बिल्कुल गलत है, ये इनफैक्ट एक क्राइम है, एक अपराध है। इंटरव्यू क्या है? एक अपराध है। ये किसने बात बोली? रूडयार्ड किपलिंग ने। फिर इन्होंने कहा कि जैसे एक क्राइम करने वाला इंसान है उसको सजा मिलती है, ठीक है, एक क्रिमिनल को सजा मिलती है, ऐसे ही इंटरव्यू के लिए भी सजा होनी चाहिए, राइट? अगर किसी क्रिमिनल ने फिजिकल असोल्ट किया है, असोल्ट का मतलब जब किसी पर फिजिकली तौर पर कुछ अत्याचार किए गए हो, एट्रोसिटी की गई हो, तो रूडयार्ड किपलिंग ने ये कहा जब एक क्रिमिनल को उसके असोल्ट पर, मतलब जो भी वो ऑफेंस करता है, जो भी वो असोल्ट करता है, जब उनको सजा मिलती है तो इंटरव्यूअर के लिए भी सजा होनी चाहिए, इंटरव्यू के लिए भी सजा होनी चाहिए। और इंटरव्यू एक कावर्डली एंड वाइल्ड चीज़ है, बहुत गलत चीज़ है। एंड फिर इन्होंने कहा नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट, दैट मीन्स कि इनका ये मानना था एक रिस्पेक्टेबल मैन कभी भी इंटरव्यू ना ही देगा इंटरव्यू, और ना ही एक रिस्पेक्टेबल मैन से इंटरव्यू लेने के लिए पूछना चाहिए। येट किपलिंग हैड हिमसेल्फ perpetrated such an assault on Mark Twain only a few years before। देखो, एक तरफ तो रूडयार्ड किपलिंग कह रहे हैं कि जो इंटरव्यू है ये एक तरीके का क्राइम है, एंड जैसे एक असोल्ट के लिए, क्राइम के लिए पनिशमेंट होती है, वैसे ही इंटरव्यू के लिए भी पनिशमेंट होनी चाहिए, ऑल राइट। बट एट द सेम टाइम किपलिंग क्या कर रहे हैं? वो यही सेम असोल्ट मार्क ट्वाइन पर परफॉर्म कर रहे हैं। परपेट्रेटेड का मतलब क्या होता है? परफॉर्म करना। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि इंटरव्यू एक असोल्ट है, एंड यही असोल्ट वो मार्क ट्वाइन पर कर रहे हैं, क्योंकि कुछ टाइम के बाद किपलिंग ने मार्क ट्वाइन का इंटरव्यू लिया और उन्होंने भी यही सेम असोल्ट मार्क ट्वाइन पर किया। H.G. Wells in an interview in 1894 referred to the interviewing ordeal। H.G. Wells कौन थे? एक बार इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। ये एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट थे, जर्नलिस्ट, सोशलिस्ट एंड हिस्टोरियन। इन्होंने साइंस फिक्शन के बारे में लिखा है और इनकी कुछ बुक्स है साइंस फिक्शन पर जो काफ़ी फेमस है, एंड इनके वर्क पर नेटफ्लिक्स पे आपको सीरीज भी मिल जाएंगी। इनकी कौन कौन सी बुक फेमस है? द टाइम मशीन, द इनविजिबल मैन एंड द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स। अब H.G. वेल्स का क्या कहना है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, H.G. वेल्स जो थे, इन्होंने एक इंटरव्यू में 1894 में ये कहा कि जो इंटरव्यूइंग है, द इंटरव्यूइंग ऑर्डियल, मतलब इंटरव्यू एक इंटरव्यूइंग ऑर्डियल है। इसका मतलब है एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस है, कि इंटरव्यू एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो कोई नहीं लेना चाहेगा क्योंकि ये बहुत अनप्लेजेंट है। बट वॉज अ फेयरली फ्रीक्वेंट इंटरव्यूई, लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने इनको एज एन इंटरव्यूई अप्रोच किया, एंड 40 years लेटर फाउंड हिमसेल्फ इंटरव्यूइंग जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन एक रशियन रेवोल्यूशनिस्ट थे, और यहाँ पर एक तरफ
जैसे रुडियर्ड किपलिंग है, उन्होंने एक तरफ तो इसके बारे में, इंटरव्यू के बारे में गलत बोला, दूसरी तरफ वो मार्क ट्वाइन का इंटरव्यू ले रहे हैं। ऐसे ही H.G. वेल्स ने भी एक तरफ क्या कहा कि इंटरव्यू एक अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस है, इस एक्सपीरियंस को कोई नहीं लेना चाहेगा, और दूसरी तरफ कुछ साल के बाद उन्होंने खुद इंटरव्यू लिया जोसेफ स्टालिन का। नेक्स्ट है सोल बेलो। सोल बेलो के बारे में एक बार देख लेते हैं हम। ये एक प्लेराइट थे, नॉवेलिस्ट थे, और इनके जो वर्क है ना वो ज़्यादातर वर्ल्ड वॉर सेकंड पर बेस्ड हैं। इनके फेमस कैरेक्टर, मतलब जो भी इन्होंने कैरेक्टर्स एच किए हैं, डिफाइन किए हैं, उनमें से फेमस है ओगी मार्च एंड मोसेस। इसके अलावा इन्होंने ट्रांसलेशन किया यिडिश का, एंड इनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में 1976 में। सोल बेलो का कहना क्या है? सोल बेलो हु हैज कंसेंटेड, कंसेंटेड का मतलब अग्री या फिर सहमति इन हिंदी। सो हु हैज कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड ऑन सेवरल occasions, nevertheless once described interviews as being like thumbprints on the windpipe। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, thumbprints on his windpipe। देखो सोल बेलो जो है, इन्होंने सेवरल occasions मतलब कई बार इंटरव्यू दिए हैं। ठीक है, इन्होंने कई बार इंटरव्यू दिए, लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि जब भी ये इंटरव्यू देते थे तो इट इज लाइक थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप। मतलब इनको ऐसे लगता था कि इनकी विंड पाइप, मतलब यहाँ इनकी जो हवा वाली ये होती है ना, पाइप होती है, इसको किसी ने दबा दिया। ठीक है, इनको ये लगता था जब भी ये इंटरव्यू देते थे कि इनको किसी ने सफोकेट कर दिया। तो ये जो फ्रेज है थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप, इसका मतलब क्या है? सफोकेट कर देना, किसी को, किसी का गला घोंट देना। तो इन्होंने कहा कि इनको ये फील होता था इंटरव्यूज में जैसे इनका गला दबाकर इनसे बातें निकलवाई जा रही हैं। Yet despite the drawbacks of the interview, it is supremely serviceable medium of communication। फिर सोल बेलो ये भी कहते हैं कि इंटरव्यूज के चाहे कितने भी ड्रॉबैक्स हो, कितनी भी डिमेरिट्स हो, बट इंटरव्यू जो है ये एक मीडियम है कम्युनिकेशन का। जैसे कि अगर आप घर बैठे किसी ऐसे इंसान के बारे में पता लगाना चाहते हैं, कोई सेलिब्रिटी, कोई पॉलिटिशियन, जो आपके लिए इजीली अप्रोचेबल नहीं है, तो आप उनका इंटरव्यू देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो आप उनके बारे में जान जाते हैं, आप उनकी पर्सनैलिटी जान जाते हैं। सो इट इज़ काइंड ऑफ द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। These days, more than at any other time, our most vivid impression of our contemporaries are through interviews। विविड का मतलब होता है क्लियर। अब ये लाइन किसने कही? ये कही थी डेनिस ब्रायन ने। डेनिस ब्रायन ने ये कहा था कि इंटरव्यूज के थ्रू ना हम अपने कंटेम्प्रेरीज की एक क्लियर पिक्चर समझ पाते हैं। अब कंटेम्प्रेरीज का मतलब क्या है? जो लोग साथ में रहते हैं। जैसे कि साथ में रहने का मतलब ये नहीं कि घर में रहना, मतलब जो एक साथ एक सेंचुरी में रहते हैं, जैसे कि आप, मैं, हम एक दूसरे के कंटेम्प्रेरीज हो गए। जितने भी राइटर्स जो 20th सेंचुरी में लिखेंगे वो एक दूसरे के कंटेम्प्रेरीज हो गए, राइट। जितने भी 19th सेंचुरी में लिखेंगे एक साथ रहकर वो कंटेम्प्रेरीज हो गए। तो ब्रायन का ये कहना है कि कंटेम्प्रेरीज के बारे में अगर आपको जानना है विविड तरीके से, मतलब क्लियर तरीके से, तो आप इंटरव्यू के थ्रू ही जान सकते हैं। Almost everything of moment reaches us through one man asking questions of another. Because of this, the interviewer holds a position of unprecedented power and influence। Unprecedented का मतलब the power that is unmatchable, जिसको आप मुकाबला नहीं कर सकते जिस चीज़ का, या कोई चीज़ जो अनमैचेबल हो। आगे ये कहा गया कि कोई भी कम्युनिकेशन हमारे पास तब पहुंचता है जब एक पर्सन इंटरव्यूई से क्वेश्चन पूछ रहा होता है। मतलब जब एक मैन दूसरे से क्वेश्चन पूछेगा तब जाकर हमारे पास जो है उनका कम्युनिकेशन आता है। ऑल राइट। अब इंटरव्यू में होता ये है, द वन पर्सन हु इज आस्किंग क्वेश्चन इज नोन एज इंटरव्यूअर। इंटरव्यूअर के पास इंटरव्यू के टाइम पर पावर होती है, काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है, और इंटरव्यूअर के पास ऐसी पावर होती है कि वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है और उसकी पावर का कोई मुकाबला नहीं है, उसकी पावर अनमैचेबल होती है। क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं? इंटरव्यूअर पर डिपेंड करते हैं। तो हमें एक चीज़ ये जानने को मिली कि इंटरव्यूअर के पास इंटरव्यूई से ज़्यादा पावर होती है एंड ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।